सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो अब आ जाते हैं टॉपिक्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोग का एग्जाम है, आप जो एग्जाम है पोल साइंस का, किसी का एग्जाम है, एम आई राइट? ठीक है, म्यूट हो जाओ। देखो, मेरी क्लास में ना मेरे को ये पसंद नहीं है, बिल्कुल ही पसंद नहीं है, चाहे वो लड़की हो या चाहे लड़का हो। मेरे को जब ऐसा किसी को कुछ बोलना हो ना, वो बोल के निकल सकता है, लेकिन मेरी क्लास में ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी। इस बात को माइंडेड करके चलना। देखो, इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो आपके मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा रखे हैं, 20 या 20 के आसपास इसमें मैंने क्वेश्चंस लिखवा रखे हैं। उन जितने भी है, मतलब एक अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, मेरे को इतने थोड़ी ना पता है कि कितने क्वेश्चंस मैंने लिखवा रखा है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हम अपने आज सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को आप लोग कर लेते हो तो आपके एग्जाम में आपके 80 प्लस मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये बात नोट डाउन कर लीजिए। अगर उन क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन आपको अलग मिल जाए, तो वह आप लोगों को मेरे पे आके क्लेम कर सकते हो या फिर ब्लेम भी कर सकते हो कि सर आपने बोला था लेकिन आपके वो मेरे यूट्यूब चैनल पे डियर अपलोड है, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं उन क्वेश्चंस को बताने लगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। वीडियो ऑन है सभी के? मेरी वीडियो दिख रही है सभी को? ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की। तो एक बार मेरे को ये बताओ कि कोई स्टूडेंट है जो उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर रखा है अपने नोटबुक में, या फिर कोई नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं देख लेता हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट है कि वो नोट डाउन कर रखा उन क्वेश्चंस को, है कोई? हाँ, जल्दी बताइए फटाफट। एक बार जो स्टूडेंट बोल रहा था याद है वो एक बार जल्दी बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति निर्देश ध्यान से संबंधित होगा ना? नीति निर्देशक। देखो, सीधी सीधी बात यह है कि आयरलैंड के संविधान से यह वर्णित किया गया नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत हमारे एक ऐसे समाज या फिर एक ऐसी व्यवस्था या फिर एक ऐसी सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि जो हमारे समाज के लिए कल्याणकारी हो, जो हमारे समाज के वर्गों के लिए कल्याणकारी हो। जिसके अंतर्गत अगर बात कर लेते हैं तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, तो हमारे अनुच्छेद आपका 36 से लेके अनुच्छेद बात का 51 तक वर्णित किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत में, जिसके अंतर्गत हम ये बातें यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक अनुच्छेद में एक एक बातें वर्णित की गई है कि जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमारे किस ऐसे समाज या फिर एक ऐसे वर्ग का निर्माण करता है जो विकसित और समाज के लोगों के लिए। अच्छा, ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत में हमारा देखा जाता है, आयरलैंड के संविधान से ये वर्णित किया गया है, और आयरलैंड के जो संविधान है उससे नीति निर्देशक सिद्धांत का जो बोल सकते हैं कि वर्णन हमारे संविधान में ऐड किया गया है। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल ए से हम डेडिकेट करेंगे, और अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। आर्टिकल को ही आप अनुच्छेद बोल सकते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित किया गया, यानी कि एक्सप्लेन किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में। देखो, ये क्वेश्चन आपको 101% आपके एग्जाम में आएगा। इसे स्टार बना के नोट डाउन कर लो। ये 100% आपको पूछेगा ही पूछेगा, इसके बिना पेपर नहीं बना होगा। ये बात ध्यान में रखना। ये आपका देखा जाता है, अब ये नहीं कह रहा कि सर आपने बोला था सर नहीं आया, लेकिन इसके चांसेस जो होते हैं ना, 101% चांस होता है इसके आने का। नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं तथा समाज में इसकी व्याख्या का वर्णन करें कि समाज में नीति निर्देशक सिद्धांत की व्याख्या किस तरीके से की गई है। समाज में एक ऐसे वर्ग का वर्णन किया गया है जो सभी लोगों को एक समान दृष्टि के रूप में कल्याण के ऊपर आगे बढ़ाए। वो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है कि समाज के सभी वर्गों को संविधानिक तरीके से स्वतंत्रता प्रदान किया गया, ताकि वो अपने इच्छाओं के अनुसार अपना विकास कर सके। वो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है कि एक ऐसी नीति, सीधी सीधी बात है कि एक ऐसी नीति, एक ऐसी कानून व्यवस्था जो समाज के कल्याण के हित के लिए कार्य करे,
वो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपका क्वेश्चन पूछेगा नीति निर्देशक सिद्धांत की व्याख्या करते हुए इसके निर्माण किए गए कारकों का वर्णन करें। यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे उसके जो व्यवस्थाएं हैं, क्यों निर्माण किया गया था नीति निर्देशक सिद्धांत को हमारे संविधान में क्यों जोड़ा गया था, उसके बारे में बताना है। तो ये आपका पर्टिकुलर ये देखा जाएगा कि सब आपके समाज के कल्याण हेतु नीति निर्देशक सिद्धांत का निर्माण किया गया था। फर्स्ट पॉइंट है, आप पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखिएगा। देख लीजिए स्टूडेंट, मेरे जितने भी हर एक टॉपिक्स हर एक स्टूडेंट को मैं बता दूं कि हर एक टॉपिक की आंसर को कैसे एक्सप्लेन करना है, अपने मार्क्स को कैसे डाउन जाने से रोकना है। लिख तो सब देते हैं, एग्जाम में 25 24 पेज आते हैं, सब भर देते हैं, लेकिन अपने मार्क्स को कट होने से कैसे रोकना है उस पर भी मैंने वीडियो बना के पर्टिकुलर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, जाके आप लोग विजिट कर लेना। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा बात कर लेते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत की व्याख्या के अंतर्गत जो हम देखेंगे, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णन किया गया है कि हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान में वर्णन किया गया है कि जो हमारा समाज है उस समाज में लोग जो निवास कर रहे हैं उनके कल्याण के, उनके हित के लिए जो नीतियों का निर्माण किया जाए वो नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जिसके अंतर्गत हमारा ये जो संविधान है वो आयरलैंड के द्वारा वर्णित किया गया संविधान से लिया गया। That's clear everyone? क्लियर है सभी को? हाँ जी, ये आपका सीधी सीधी बात है ये कि नागरिक इसके अनुसार चले या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए आप संविधान यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जाओ, इसका प्रावधान हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना कि अगर नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसके हित के लिए अब फाइट करने के लिए कानून का सहारा लिखे ले, वो आपके हित के लिए कानून में ऐसा वर्णन नहीं किया गया है। ये भी नेगेटिव इसके पॉइंट्स में आ जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी बोलिए। ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेन। देखो, अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको मेहनत और आपको करना पड़ेगा, तो वो तो सबको पता है कि हाँ मुझे अच्छे मार्क्स लेने के लिए पढ़ना है। क्या इंसान पढ़ता है? नहीं पढ़ता। मैं ये नहीं कह रहा कि मत लिखो, आर्टिकल लिखना गलत नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर आर्टिकल पे चले, अगर यहाँ पे ये तो नहीं क्वेश्चन पूछ रहा ना कि नीति निर्देशक सिद्धांत को वर्णन करते हुए जितने हमारे संविधान में इसके अनुच्छेद हैं उनका वर्णन कीजिए, ऐसा तो नहीं पूछा ना। हमारे उस सिद्धांत के बारे में बताया गया, नॉट एट ऑल की आर्टिकल के बारे में पूछा गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। नॉट एट ऑल की अगर हम जैसे मान लिया जाए कि हमारा बोल सकते हो मूलभूत आवश्यकताओं का वर्णन करते हुए हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा, अब इसमें हम आपके बोल सकते हो मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं कि हमारे संविधान में वर्णन करते हुए बताया गया कि अनुच्छेद आपका देखा जाता है इससे इससे शुरू होकर आपका खत्म होता है। ये सारे आर्टिकल के बारे में उसमें आप बताओगे कि हाँ यहाँ पे क्या है। अब जैसे मूलभूत जो हमारे मौलिक अधिकार है अगर हम उनकी भी बात की जाए तो हमारा सबसे अंतर्गत बात किया जाए तो सब आर्टिकल में आपका देखा जाएगा कुछ कुछ अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 में क्या, अनुच्छेद 22 में क्या, ऐसे वर्णन करने लगे तो फिर आपके क्वेश्चंस कहाँ जाएंगे, आपके पेजेस कहाँ जाएंगे? पूरे एक क्वेश्चन का पूरा पेज कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप याद करो, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। सीधी सीधी बात ये है कि जो हमारा क्वेश्चन जो पूछा है हमें उतना ही बताना है ना। हमारे मूलभूत बोल सकते हैं नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में पूछा है। हम अगर आर्टिकल को एक्सप्लेन करने लगे तो आर्टिकल एक्सप्लेन करते समय हाँ जी बोलिए। मैक्सिमम सब्जेक्ट मेरे मैक्सिमम क्लास की जो वीडियोस है मेरे यूट्यूब पे अपलोड होंगी। मैंने अभी जस्ट बनाया था तो अभी पूरे प्रॉपरली इसके वीडियोस अपलोड नहीं है, लेकिन जिस कोड की स्टूडेंट मेरे पास थे मैंने उनके वीडियोस बना रखे। बीपीएससी 135 की वीडियोस जाओगे तो आपको 22 वीडियोस मिलेंगे, पूरे उसमें कवर हो गए। और बीपीएससी का आज एग्जाम था, बहुत से स्टूडेंट ने बोला, बोल करके कि सर आपने जितने करवाया सर वही
एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है। म्यूट हो जाए सभी स्टूडेंट, म्यूट हो जाए। मैं यहाँ पे इस लिसन, कोई बात नहीं, आप लोग लेक्चर सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी विद धर्मवीर पीडी, ठीक है। और एक स्टूडेंट कोई है, बीपी, आप मेरे लिंक का बोल सकते हो कॉपी करके यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज कर दे। और कोई स्टूडेंट नहीं करेगा। अगर मैंने किसी को बोल दिया तो बोल दिया, तो वही मैसेज। हाँ, मीडियर नहीं नहीं नहीं, हर एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करने लगे, यानी कि 36 से लेके 51 तक एक्सप्लेन कर लेंगे, वो सिद्धांत थोड़ी ना है। वो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत की जो व्याख्या है कि यहाँ पे क्यों बनाया गया नीति निर्देशक सिद्धांत की जो व्यवस्था है, हमारे संविधान में जोड़ा गया। हम एक एक दो को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर बात बात कर लेते हैं, यहाँ पे कितने हो गए, 15 हो गए ना, 15 आर्टिकल हो गए ना। अगर 15 आर्टिकल को एक्सप्लेन करने लगे तो हमारे सिद्धांत की व्याख्या क्या है, हमारा सिद्धांत यानी कि थ्योरी क्यों दिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत का, हमारे पास वो पॉइंट है। लेकिन ये पॉइंट, ये बताओ कि ये पॉइंट क्या है, समाज के कल्याण हेतु नीति निर्देशक सिद्धांत की व्याख्या की है। स्वतंत्रता व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत को हमारे संविधान में जोड़ा गया। ये आपके बोल सकते हो सिद्धांत है, ये आपके पॉइंट बनेंगे, सब हेडिंग बनेंगे। ये सारी बातें मैंने एक एक कंटेंट जो है आप लोगों को अपलोड कर रखा है, वो आप लोग जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हमारा बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई स्टूडेंट बोलेगा कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जो सीरियल बाय याद कर रखा है वो बताइए। ठीक है, उदारवाद क्या है तथा उसके स्वरूप का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। देख लेना, गलत नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा, उदारवाद क्या है। ठीक है। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा सा नॉलेज है, आपने रियली में सच्ची बताओ कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने। और एक बार अपना गुड नेम बताओगे क्या है। अच्छा, ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा, एमडी मुस्कान, ओके ठीक है। बहुत अच्छा बताया आपने, रियली में काफी वेरी गुड। मेरे को अच्छा लगता है कि जो स्टूडेंट अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करता है, रियली बता रहा हूँ, मेरी क्लास में ये सबसे बेस्ट लगता है। देखो मेरे से है ना, हर चीज आपके मेरे फेस के एक्सप्रेशन देखोगे ना, अगर स्टूडेंट कोऑपरेट करता है ना, रियली बता रहा हूँ, उसके लिए 2 घंटे 2.5 घंटे की भी क्लास चल जाती है, मेरे को पता नहीं चलता। लेकिन स्टूडेंट कोऑपरेटिव नहीं होते ना, ऐसा लगता है कि 1 घंटे की भी क्लास ना, ऐसा लगा 10 घंटे से चल रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ध्यान क्या, उदारवाद क्या है, स्वरूप की वर्णन कीजिए। तो इसके आपके बोल सकते हो कि एक विद्वान हुआ लास्ट, क्या था, कहानी के रूप में बता रहा हूँ। उदारवाद क्या है कि समाज को एक नई दिशा दी, स्वतंत्रता की दिशा, जिसमें एक ऐसे समाज का वर्णन किया गया है कि जहां पर हर एक मानव अपनी स्वतंत्रता, अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को जी सके, ठीक है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने आप को सरवाइव करते हैं, ठीक है।
जैसे जैसे की बात कर लेते हैं, लास्की ने ये बोला कि उदारवाद का मतलब ही होता है एक लचीला स्वभाव। लचीला स्वभाव का मतलब है कि जब हम दूसरे के प्रति ढील दें, जैसा एक बहुत बड़ा ना, हम बोलते हैं ना कि पेरेंट्स अगर अपने बेटे को ढील दे देते हैं तो बच्चा बिगड़ जाता है, ऐसा बोला जाता है, लाइक इट, ऐसा कुछ थिंकिंग होती है। तो ये है कि जैसे हम काइट उड़ाते हैं, काइट को हम बोल सकते हैं धागा ढील देते हैं ना, वो छूट देते हैं। तो ये क्या है कि उदारवाद में स्वतंत्रता, समानता और हमें आधिकारिक व्यवस्था के अनुसार छूट दी जाती है कि अपने इच्छाओं अनुसार अपने आप को जी सके या फिर सरवाइव कर सके। उदारवाद हमारे बोल सकते हो कि समाज में समाज की एकता तथा समाज की अखंडता को बनाने का भी एक महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है, जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं। अगर उदारवाद की व्यवस्था की, तो उदारवाद में हमारे लोगों की स्वतंत्रता, उनकी भावनाएं और तथा उनकी स्वतंत्रता की कदर की जाती है, रिस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब उदारवाद को अगर मैं शब्दों के अनुसार समझाऊं, तो उदारवाद, ठीक है, वाद, हाँ जी बोलिए, इस जगह पे आ जाइए कि जहाँ पे क्लास कंफर्टेबली ले सके, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि हमारा क्लास का फिर लंबा हो जाएगा ना लिटिल बिट, अभी हमारा तीसरे क्वेश्चन पे ही हम अभी है और 25 क्वेश्चन हमें कवर करना है। तो आज वैसे क्लास कितना भी दे रहे हैं, हम उसे कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो, कोई क्लास में बोलना मत, क्योंकि देखो मेरा आज इसीलिए दो फोन इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लास में डिस्टरबेंस करने वाले जो है सीधा लेफ्ट हो जाएंगे। तो गांधी विचार, गांधीवादी विचार, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन नहीं लिख रहा पूरा, क्योंकि क्वेश्चन लिखते समय फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो गांधीवादी की बात कर लेते, तो गांधीवादी, ठीक है, यानी कि जो गांधी जी थे ना, जिनका हमारा बोल सकते हो कि हमारे समाज में बापू जी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बोल सकते हो हमारे राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके द्वारा समाज में उनकी जो सोच व्यवस्था थी, उनकी सोच व्यवस्था को बढ़ाने की जो लोगों की धारणा थी, कि उन्होंने जिस तरीके से अहिंसा को लेते हुए आगे चला, अहिंसा की धारणा को आगे बढ़ाया, उसी भावनाओं को लोगों ने अपनाते हुए बहुत रूप में उन्होंने अपने आप को हमेशा शुरू से ही आगे रखा। उसी विचारधारा पे चलने वाले लोगों को ही गांधीवादी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि गांधी जी अहिंसा को लेकर आगे बढ़े थे, एक सिंपली लैंग्वेज में बोलो, गांधी जी अहिंसा को लेकर आगे बढ़े थे। मैं भी गांधी जी की इस बातों को समर्थन, यानी कि बोल सकते हो कि एग्री हुआ कि हाँ भाई, अहिंसा होना चाहिए, यानी कि हमारे लड़ाई झगड़े की होनी, फाइटिंग नहीं होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या है कि उनकी इस थिंक मैंने एग्री किया कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। तो उसी सिचुएशन में क्या है कि गांधीवादी की इस जो सोच व्यवस्था पर जो लोग आगे चलकर आगे बढ़े और अपना विकास किया, और समाज में उनकी विचार, यानी गांधी जी की जो थिंकिंग थी, उनके थिंकिंग को ही प्रचार किया, या बोल सकते हो एडवर्टाइज किया, उसी सिचुएशन को ही हम गांधीवादी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या हुआ कि गांधी जी ने जैसे आपका बोल सकते हो सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जैसे आपका चंपारण आंदोलन चला, नमक आंदोलन चलाया, सहयोग स्वराज की व्यवस्था, स्वराज जो व्यवस्था है, स्वराज भारत होना चाहिए, इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। तो इन सभी आंदोलनों को समर्थन करने वाले लोग, कि हाँ, ये आंदोलन के में समर्थन करने वाले जो लोग थे, वही आपकी गांधीवादी विचारधारा के रूप में आए। जिसके अंतर्गत हम सिंपलीफाई में ये बोल सकते हैं कि जो गांधी जी थे, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग ही गांधीवादी कहलाए। ठीक है, अब क्वेश्चन पूरा ये क्या था, क्वेश्चन क्या था पूरा, इसके मूल सिद्धांत की बात कर लीजिए, तो गांधी जी का मूल सिद्धांत क्या था, गांधी जी की जो थिंकिंग क्या थी, भाई आपका बोल सकते हो स्वराज की व्यवस्था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आपका नमक आंदोलन था, चंपारण आंदोलन, जितने भी ये सारे आंदोलन थे, ये इनके मूल सिद्धांत थे। कि इनके विचार, यानी कि इनके जो थिंकिंग थी, मतलब हर एक आंदोलन में उन आंदोलन को समर्थन करने वाले लोग ही वो आपके मूल सिद्धांत के रूप में उनका वर्णन किया जाएगा। इस क्वेश्चन में जितने गांधी जी के आंदोलन किए गए थे, उन आंदोलन के 4 या 5 5 पॉइंट आपको सब हेडिंग बना के उनके विचारों को प्रकट करके कि इस आंदोलन में किस तरीके से गांधी जी ने अपना रूपरेखा, या फिर बोल सकते हो कि अपने आप को रिप्रेजेंट किया, उसी रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने उनके विचारधारा को आगे बढ़ाया, वो आपके यहाँ पे मूल सिद्धांत के रूप में जाने जाएंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
भारत में वर्णन। फर्स्ट ऑफ ऑल पे बात कर लेते हैं हमारे जो ये सिचुएशन है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सांप्रदायिक का मतलब होता है कि ऐसे सांप्रदाय जो हमारे समाज को अलग अलग वर्गों में देखा जाता है। यहाँ पर बोल सकते हो कि धर्म के रूप में आप ये बोल सकते हो कि अधर्म, या फिर बोल सकते हो कल्चर के अकॉर्डिंग, हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग हमारा वर्ग क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है। जैसे हमारे भारत की ही बात कर लेते हैं, हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो ये हमारे अपने अपने संप्रदाय को लेके अधिक प्रायोरिटी देते हैं। हिंदू अपने धर्म को लेके प्रायोरिटी देता है, मुस्लिम अपने धर्म को लेके प्रायोरिटी देता है, सिख अपने धर्म को लेके प्रायोरिटी देता है। तो ये आपका संप्रदाय कहलाता है कि भारत में सांप्रदायिकता का जो उत्पत्ति का वर्णन है, यानी कि ये जो वर्ग का वर्णन, यानी कि क्यों इसकी उत्पत्ति होती है, अपने अपने धर्म को हम प्रायोरिटी क्यों देते हैं, इसका जो उत्पत्ति है, कारण क्या है इसकी उत्पत्ति होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कारण है ना, क्या है, राजनीति। सबसे बड़ी इसका कारण क्या है, राजनीति। आज रा, आज राजनीति आज राजनीति के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, राजनीति के अकॉर्डिंग हर एक पार्टी जो है अपने अपने सांप्रदाय, अपने अपने क्षेत्र के जितने भी सपोर्टर दे लोग हैं, उन लोगों के बारे में ही सोचकर नीति व्यवस्था या फिर कानून व्यवस्था का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है, या फिर बोल सकते हो कि बिल पास किया जाता है। जैसे बोल सकते हो कि सिंपली लैंग्वेज में बोलो तो सांप्रदाय की बात कर लेते हैं, तो भारत देखने को मिला है कि बीजेपी जो है वो हिंदू संप्रदाय को अत्यधिक महत्व देता है। तो इसमें अपना अलग रोल निभाया। आपका देखा जाता है कांग्रेस, कांग्रेस ने बोल सकते हो कि मुस्लिम लीग को पहले बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसके जो बोल सकते हो अभी तक जो जीतते आ रहा था मुस्लिम लीग के कारण, उसका जो सबसे ज्यादा सपोर्टर आपका मुस्लिम लीग ही है। आज भी देखा जाए तो मुस्लिम लीग उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यही हमारे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी हमारे सांप्रदायिक का जो व्यवस्था है महत्वपूर्ण रूप से हमारे वर्गों को विभाजित, यानी कि हर अलग अलग समुदाय के रूप में, समुदाय यानी कि ग्रुप वाइज डिवाइड कर रखा है किस रिलीजन और कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे समाज में। वही हमारा हमारे सांप्रदायिकता का व्यवस्था कहलाता है। अब उस उत्पत्ति आपके बोल सकते, सबसे पहली बात मैंने बता दिया कि राजनीति खेली जाती है, यानी कि पॉलिटिकल एंगल को बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल में अपने आप को रखने के लिए, अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए आपका सांप्रदायिकता की जो व्यवस्था है महत्वपूर्ण रूप से इसकी उत्पत्ति की जाती है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे जो आपके पूरे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको पर्टिकुलर देखा जाएगा कि जो संप्रदाय है हमारे समुदाय को वर्ग में बांट देता है। हमारे बोल सकते हो कि धर्मनिरपेक्षता, यानी कि बोल सकते हो हमारा देखिए एक सभी देश जो बात कर लेते हैं हमारे भारत देश की, तो भारत देश में क्या है, धर्मनिरपेक्षता को अपना रखा है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिंपलीफाई है कि जो आपका दिख रहा था, अलग अलग धर्मों को हम बराबर रखें, अपने आप में विकास करें, हम किसी एक धर्म को लेके आगे ना चले। लेकिन जो सांप्रदायिकता क्या है, वो सांप्रदायिकता आपका देखने को मिला है कि सिंपलीफाई क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग रिलीजन और अलग अलग कल्चरों के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे क्षेत्र के लोगों का विभाजन करता है। ये आपका सांप्रदायिकता है और इसकी उत्पत्ति आपको मैंने बता ही दिया कि क्या है। ठीक है, देखो सिंपलीफाई में आप एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हो कि हिंदू को सपोर्ट करने वाला कौन है भाई, आपका बीजेपी सरकार बड़े पैमाने पे हिंदू को सपोर्ट करता है। तो ये हिंदू धर्म को बढ़ा रहा है, अब हिंदू धर्म इनके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, अब ये कांग्रेस पहले था, कांग्रेस सत्ता में बरकरार जानते हो किस लिए था, वो मुस्लिम लीग के पार्टियों का बोल सकते हो कि प्रचंड सपोर्टर था कांग्रेस। ठीक है, अब कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस के अधिपति खत्म होने के बाद आपका क्या है कि आज भी देखा जाता है कि कांग्रेस का जो जो बोल सकते हैं सीट प्राप्त होता है ना, वो ज्यादातर मुस्लिम लीग के लोगों के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये क्या है, अलग अलग जो संप्रदाय है हमारे वर्गों को विभाजन करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। मैंने बस एक आपको इम्पोर्टेंट कारण बता दिया, अगर सारे कारण को लेके चले तो हमारे आगे वाले क्वेश्चन भी कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सीधी सीधी बात बोली जाए, आपातकाल की स्थिति, मैं बस यही लिख दिया, आपातकाल की स्थिति। देखो ठीक है कि जो हमारे संविधान में आपातकाल की स्थिति की व्यवस्था का प्रचलन बोला जाता है कि वर्णन किया गया है। तो सीधी सीधी बात यह है कि अब ध्यान से सुनिएगा, अब कोई भी बोलेगा नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ही है, अभी हमारे पास 20 क्वेश्चन है और हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। तो अब बस सुनते जाना, कोई बोलेगा नहीं। अब देखो कि हमारे आपातकाल की स्थिति, हमारे भारतीय संविधान में आपातकाल को लागू करने का भी प्रावधान है। ठीक है, आपातकाल जो हमारे बोल सकते हो कि राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा ही, राष्ट्रपति के द्वारा ही आपातकाल की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है। उसकी व्यवस्था वही आपका बोल सकते हैं आपातकाल की स्थिति को लाता है। तो आपके 3 रूप पाए जाते हैं जिसके कारण आपातकाल की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो इसका जो बोल सकते हो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने शायद इसके क्वेश्चंस भी आपको लिखवा रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जाके इस पे विजिट भी कर लेना। ठीक है, तो अब यही है कि आपातकाल जो है हमारे 3 रूपों में देखने को मिलता है। एक तो जब आपका देखने को मिलता है, अगर मैंने बात की जाए तो क्वेश्चंस में आपके जो चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था। एम आई राइट, किया था कवर गीता, याद था? ठीक है, तो उसकी वीडियो भी जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तब उसमें क्या होता है कि हमारे 3 सिचुएशन में हमारे भारतीय संविधान या फिर भारतीय क्षेत्र पर आपातकाल की भावनाओं को प्रकट या फिर स्वरूप उसके देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि हम आपातकाल देख सकते हैं कि एक आपदा की स्थिति में, जब बोल सकते हो जब हमारे देश में खतरा मंडराता हो किसी भी देश से, या फिर आतंकवादी हमला जब होने वाला होता है, तो उस सिचुएशन में आपातकाल लागू किया जाता है। ठीक है, अब आपातकाल हमारा ये एक कारण हो गया। जो देख सकते हैं कि जब हमारे आर्थिक रूप में जो बोल सकते हो कि हमारे क्षेत्र के अनुसार, हमारे आसपास के क्षेत्र के अनुसार ही खतरा मंडरा है, उस स्थिति में भी आपका बोल सकते हैं आपातकाल लागू किया जाता है। अब तीसरा कारण ये हो जाएगा कि जब हमारा बोल सकते हैं हमारे संविधान व्यवस्था पे जब किसी प्रकार का खतरा मंडरा है या फिर जो राजनीति व्यवस्था है वो आपका आपका पूर्णतः काम ना करे, अच्छे तरीके से वर्क ना करे, और उस पर किसी प्रकार का आंतरिक खतरा, देखो एक बाहरी खतरा और एक आंतरिक खतरा, तो दोनों में क्या है, आउटर जो बोल सकते हो कि जो मतलब बोल सकते हो सिचुएशन है, और एक इंटरनल जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो खतरा है वो भी आपका देखा जाता है। उस सिचुएशन में भी आपातकाल की स्थिति लागू किया जाता है। ठीक है, तो अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपातकाल की स्थिति हमारे भारतीय संविधान में लागू करने का प्रावधान है, ताकि उस सिचुएशन को बेहतर और तथा लोगों को सुरक्षा के लिए या फिर लोगों की या फिर देश की सुरक्षा के लिए यानी कि वो सेफ्टी के लिए आपको आपातकाल की स्थिति लागू किया जाता है। अब मान लीजिए कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम में आपातकाल लागू किया था, अभी क्या था, आपका बोल सकते हो कि एक आपदा संबंधित या फिर बोल सकते हो कि एक ऐसी महामारी के रूप में था कि जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा था। उस सिचुएशन में कोरोना से बचने के लिए, लोगों की मृत्यु ना हो इसके लिए आपका क्या है, आपातकाल की स्थिति को बड़े पैमाने पे लागू किया गया था। तो उस सिचुएशन में क्या है कि जब हमारे ऊपर हमारे देश पर किसी प्रकार का खतरा मंडराता है, तब आपातकाल की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये देश पे खतरा के रूप में था ना, आंतरिक खतरा के रूप में था। अब जैसे मान लो कि हमारे देश आंतरिक खतरा कैसे है कि सिंपलीफाई में यहाँ पे देश को न आने जाने, कहीं भी क्षेत्र पे आने जाने के प्रावधान को बिल्कुल स्थगित कर दिया गया था। अब दूसरे देश से तो खतरा नहीं था हमें, हमें हमारे देश से बोल सकते हो कि हमारे देश के लोगों से ही खतरा था, तो ये आंतरिक रूप में देखा गया था, इसलिए आपातकाल की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए। भारत के राष्ट्रपति के बारे में तथा इसकी शक्ति के बारे में विचार। तो सीधी बात है कि मैं विचार लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताना है कि भारत, सीधी सीधी बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति जो है आपका देखने को मिलता है कि भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। हमारे भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। इसके द्वारा आपका देखा जाता है तीनों तीनों वो बोल सकते हो कि जो हमारे शक्तियां हैं उनका
तीनों जो हमारे सैनिक व्यवस्था का जो शक्तियां है उसका जो बोल सकते हो कि अधिपति यही होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। जो तीनों सेनाएं होती हैं उनका जो मुख्य रूप में आपका मुखिया कहलाता है, अध्यक्ष कहलाता है, वो आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति आपका देखा जाता है कि आपका बोल सकते हो कि जज को जो शपथ दिलाता है, या फिर बोल सकते हो कि इसकी शक्तियों के बारे में बात कर ली जाए तो जैसे आपके उच्च पद के जो अधिकारी होते हैं उनको भी शपथ दिलाने का जो कार्य होता है वो आपका राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही आपका देखने को मिलता है कि आपकी राष्ट्रपति प्रणाली की व्यवस्था के रूप में राष्ट्रपति ही वर्ग करता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही आपके संसदीय व्यवस्था को चलाने का भी प्रावधान है। संसदीय व्यवस्था की बात कर लीजिए तो आप बोल सकते हो लोकसभा, राज्यसभा और विधायिका और कार्यपालिका का रूप। विधायिका की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और कार्यपालिका के रूप में देखा जाता है कि राष्ट्रपति ही अपने शक्तियों का प्रयोग करके बोल सकते हो कि अपना महत्वपूर्ण अभिनंग जो देखा जाता है कि अभिन्न अंग को प्रस्तुत करता है उसके कार्य के रूप में। तो इसके शक्तियों की बात कर लीजिए तो ये अपने शक्तियों से आपका देखने को मिलता है कि किसी भी एक मुजरिम को वो चाहे तो उसकी सजा को माफ भी कर सकता है या फिर उसकी सजा को कम भी कर सकता है। उस पे ये आप ये रूप में आप क्या। हाँ जी, मैंने क्या ही तो बोला। हाँ हाँ, वो मैंने बोला ना कि किसी भी मुजरिम की जो उसकी बोल सकते हो कि गुनाह है उसे माफ करा दे या फिर उसके गुनाह को कम भी करवा सकता है। जरूरी नहीं कि हाँ बस वो भाई वो बिल्कुल बेगुनाह कर दे, बेगुनाह भी कर सकता है, उसके पास शक्ति है। लेकिन बस ये है कि वो देखता है और वो तभी करता है, सिंपलीफाई में बोलूं वो तभी करता है, वो उन्हीं लोगों का करता है कि सामने वाले उसे महसूस करता है कि हाँ अब ये सुधर चुका है, वो समाज कल्याण की सोच रख रहा है। अब उसी सिचुएशन में उसी लोगों को आपका देखा जाता है कि राष्ट्रपति उसको बेगुनाह साबित कर सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। नीति निर्देश सिद्धांत और उसके कर्तव्यों और उसकी सीमाओं का वर्णन कीजिए। देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवा दिया था, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होता है उसके कर्तव्य की बात, उसके कर्तव्य की बात कर लेते हैं तो वो समाज के कल्याण और समाज के हित के लिए तथा बोल सकते हो लोगों के कल्याण तथा लोगों के हित के लिए, समाज हित के लिए वहां पे कार्य किया जाता है तथा समाज को एक विकसित समाज में परिवर्तन करने के लिए इसके कर्तव्य हो कि नीति निर्देश सिद्धांत का जो कर्तव्य है मुख्य रूप में आपका देखा जाता है कि समाज कल्याण तथा सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए तथा सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए आपका देखने को मिलता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत की व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक बार कोई और एमडी आप बताइए। नहीं नहीं, कोई और एमडी एक बार बता दो आप क्या है। अच्छा, उदारवादी और मार्क्सवादी उपागम की व्याख्या करें। मेरी वॉइस सबको आ रही है, मेरे को पता। ठीक है, देखो मैं उदारवादी बता दिया। जॉन लॉक भी हो गए, लास्की भी हो गए, ये उदारवाद के बोल सकते हो प्रमुख विचारक थे। अब ये मार्क्सवादी, मार्क्सवादी जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्णित किया गया मार्क्सवादी अवधारणा है, जो कि मैंने अभी 2 दिन पहले या फिर कल ही परसों बताया, कल कल ही मैंने बताया इस चीज को कि मार्क्सवादी क्या है। तो पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा एक मार्क्सिज्म, जो मार्क्सिज्म व्यवस्था है जिसे मार्क्सिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, तो उन्होंने बात रखा कि जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी में दो वर्ग के लोग मैं महसूस कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कार्ल मार्क्स हूँ, तो मैंने नोटिस किया कि सोसाइटी में दो वर्ग है, एक है जो विकसित है, दूसरा है अविकसित है, यानी कि बोल सकते हो एक डेवलप्ड है और दूसरा अनडेवलप्ड है।
अनडेवलप्ड की बात कर लेते हैं, वो एक दूसरा लिटरेट है और दूसरा अनलिटरेट है, जो कि आपको बोल सकते हैं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। तो उस सिचुएशन में मैंने नोटिस किया और उसके बाद को बताया कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं ना, वो छोटे वर्ग के लोगों को दबा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने नोटिस किया। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि कार्ल मार्क्स ने एक एग्जांपल का वर्ड है मार्क्स समझाने के लिए। तो मैंने इस बात को ही एक्सप्लेन किया कि सोसाइटी में दो वर्ग रह रहे हैं। एक तरफ आपका डेवलपमेंट है और दूसरा बोल सकते हो डेवलप्ड हो चुका है। तो जो डेवलप्ड हो चुके लोग हैं ना, वो छोटे लोगों को दबा रहे हैं या फिर प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रेशराइज किस तरीके से कर रहे हैं, लाइक जैसे बोल सकते हो कि वहां पे दो वर्ग थे, एक ब्रिजवा समाज था या फिर ब्रिजवा मजदूर था और दूसरा एक कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग जो होता था आपका डेवलप्ड की ओर ज्यादा देखा जाता था। जिसे अगर हम बात कर लेते हैं एज प्रेजेंट टाइम की बात कर लेते हैं, जो आपके जमींदार होते हैं या फिर बोल सकते हो कि बानिया होते हैं, जो अनाज गेहूं थोक पे इधर से उधर बेचते हैं, वो आपके इस तरीके से। तो जो मुंशी होते थे, आजकल जो हम पीए बोलते हैं, मुंशी जो हमारे सारे रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हैं या फिर सुपरवाइजर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो उस सिचुएशन में कुलीन वर्ग के लोग थे। ठीक है, और उच्च वर्ग के लोग जो, तो आपके बोल सकते हो कि उच्च जो वर्ग के लोग थे, जैसे लाइक दैट कि आपका देखा गया कि उच्च जाति के जो लोग थे, वो भी कुलीन वर्ग में आते थे। और लेकिन आपका देखा जाता कि अनएजुकेटेड में किसान आ जाते थे, मजदूर आ जाते थे, श्रमिक आ जाते थे, तो ये थे अनएजुकेटेड। अब यही बात को मैंने परिभाषित किया या फिर अपने थिंकिंग को अकॉर्डिंग बताया कि समाज में दो वर्ग रह रहे हैं, एक तरफ कुलीन वर्ग है, दूसरा आपका ब्रिजुआ समाज के रूप में रह रहा है। ब्रिजुआ समाज जो कि पिछड़ा समाज है, जिसका विकास आज भी नहीं हो पाया, वो आपका है। ठीक है, तो इसी बात को क्या कहा गया, मार्क्सवादी। ये मेरी थिंकिंग। कार्ल मार्क्स के नाम से ही मार्क्सवादी अवधारणा को आगे बढ़ाया गया था, इसीलिए इसे मार्क्सवादी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे अब इसके उपागम की। देखो, ये उपागम का मतलब होता है अप्रोचेस। अप्रोचेस यानी कि जो मार्क्सवादी ने क्या अप्रोच किया, समाज में क्या सोसाइटी में अप्रोच किया। उसके बाद आपका बोल सकते हो कि उदारवादी या फिर बोल सकते हो कि जो आपका बोल सकते लिबरल जो है, उसने क्या अप्रोच किया। ठीक है, अप्रोच का मतलब होता है जब हम अपने डेवलपमेंट के नजदीक आते हैं, जब हम किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं, वो आपका अप्रोचेस कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके उदारवादी और मार्क्सवादी की अप्रोचेस बताने, तो सिंपलीफाई में आप लोग एक्सप्लेन कर लोगे कि जो मार्क्सवादी थे उसका विरोध किया गया था, उसके विचारधारा को मतलब बोला गया कि मतलब ये स्थगित किया जाए या फिर रोका जाए, उसके विरोध मतलब उसके थिंकिंग को, कार्ल मार्क्स का विरोध किया गया था ना समाज सोसाइटी के रूप में, सोसाइटी ने किया था ना। तो उस सिचुएशन में क्या इसने अप्रोच क्या किया सोसाइटी का, यहाँ पे बोल सकते हो कि विरोधाभास देखा गया, यानी कि विरोध की स्थिति देखी गई। ठीक है, और आपका उदारवाद था। उदारवाद क्या था, समाज को स्वतंत्रता, लोगों को स्वतंत्रता, लोगों को राइट्स, लोगों को फ्रीडम्स दे रहा था। तो इसके कारण क्या है कि समाज के सभी लोगों का क्या है, इसको सपोर्ट किया। ये इसके अप्रोचेस है जो आपको एक्सप्लेन करना है। ओके एवरीवन, अब उसके बाद 9 क्वेश्चन क्या है। और ये भिन्न डिफरेंट। ठीक है, जनजाति क्या है, डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल सोसाइटी, यानी कि ये बोल सकते हो सीधी सीधी बात है। देखो, हिंदी में थोड़ा वो होता है ना कि स्पीड नहीं बनती, लेकिन इंग्लिश में रिपीट दो तो उस सिचुएशन में क्या है, जनजाति। जनजाति वो जाति होती है या फिर एक ऐसा समाज होता है जो आज भी बोल सकते हो जंगलों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहा है। सिंपलीफाई में देखा जाए तो ये आपके पर्वतीय व्यवस्था में ज्यादा देखने को मिलता है। इनकी बात कर लेते हैं ना, तो ये आपके सिंपलीफाई में ये देखने को मिलता है कि जनजाति वह जाति होती है जिनका आज भी विकास नहीं हुआ है। वो आज भी विकसित समाज से अपने आप को अलग रखना पसंद करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इनमें डिफरेंट क्या है कि जो नॉर्मल यानी कि बोल सकते हो सामान्य जो जाति है, उनसे इनके बीच डिफरेंट करना है। सामान्य जाति का विकास अपना हो रखा है, लेकिन जनजाति का विकास नहीं हो रखा। सामान्य जाति बोल सकते हो कि आपको पढ़े लिखे पाते हैं, लेकिन जनजाति पढ़े लिखे नहीं पाते। ठीक है, सामान्य जाति क्या है, मशीनीकरण की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन जनजाति नहीं बढ़ चुके। डिफरेंट तो सिंपल है, डिफरेंट सही है। क्लियर हो गया सभी को।
देखो, जनजाति वह जाति होती है जो आज कम संख्या में रह चुकी है, जिनका बोल सकते हो धीरे धीरे विलुपन हो रहा है, विलुपन यानी कि विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अब इनका क्या है कि ये अपने अलग अलग नियम के अनुसार ये अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि अगर बात कर ली जाए, ये नॉर्मल यानी कि सामान्य जाति से अपने आप को अलग रखना पसंद करते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक पाए जाते हैं, लेकिन ये आगे बोल सकते हो सोसाइटी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये आपके बोल सकते हो कि एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन ये आपके बोल सकते हो एजुकेटेड होते हैं, यानी कि सामान्य लोग। ये आपके डिफरेंट है, सिंपल है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जनजाति हैं उनके विकास के लिए हमारे भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। जैसे नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था है, जिस तरीके से हमने कल आरक्षण की व्यवस्था पे टॉपिक किया कि अनुच्छेद 16 में आपका देखा जाता है कि नौकरियों संबंधित व्यवस्था में जनजाति व्यवस्था को आरक्षण दिया गया है, ताकि वो अपना भी विकास कर सके तथा अपने अपने जीवन का भी विकास कर सके। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी, बोलिए। ठीक है, जनजातीय आंदोलन के बारे में देखो यहाँ पे, बच्चे प्लीज म्यूट, आप लोग मैसेज ना करें, बच्चों मैसेज कर रहे हैं तो बहुत से डिस्टरबेंस हो रहा है। एमडी प्लीज आप बाद में बोल लीजिएगा जो भी आपको बोलना होगा, ठीक है। अब क्या है कि जनजाति आंदोलन क्या है? जनजाति आंदोलन वह आंदोलन थे जिसमें क्या है कि मतलब जो जाति थी ना, जो आज पिछड़ी जाति थी, ठीक है, उन जातियों का क्या है कि विकास करने के लिए उन्होंने अपने आप को समाज में एक समाज का एक स्तर पाने के लिए, जैसे कि बोल सकते हो कि महाभारत देखा है, महाभारत में पांडवों ने किस तरीके से 5 गांव मांगा था रहने के लिए, कि हमें 5 गांव दे दो, हम उसमें अपने आप को निवास करके रह लेंगे। अब उस सिचुएशन में जनजाति भी है ना, वो इसी तरीके की भावना रखते हुए वो कह रहे थे कि हमारा भी समाज में एक योगदान होना चाहिए, हम भी समाज में रह सके, हम भी एक समाज के हिस्सा है। अब उसी के लिए इन्होंने आंदोलन किया, वो आपका जनजाति संबंधित आंदोलन कहलाता है। क्लियर हो गया? हाँ, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि जनजाति आंदोलन से संबंधित व्याख्या कीजिए, तो आप बोलोगे कि जनजाति आंदोलन किस रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है, जनजाति आंदोलन के क्या फायदे हैं। इस तरीके से एक्सप्लेन करके भी अगर आपको आंदोलन के पूरे बारे में नहीं पता कि आंदोलन कब हुआ था, कौन से सन में आंदोलन हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, ये आपको कुछ नहीं पता ना, तो जरूरी नहीं होता कि हम उसे छोड़ के आए। आप ये लिख दो कि जनजाति आंदोलन का क्या मतलब होता है, जनजाति जन जन जनजाति आंदोलन क्यों किया जाता है, क्या उसके मोटिव है, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके जो बोल सकते हो कि आफ्टर दी एंड रिजल्ट में क्या उसका रिजल्ट आता है। तो वह आप ये इस तरीके से एक्सप्लेन करके भी अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो, उसमें भी आपके अच्छे खासे मार्क्स एग्जामिनर के द्वारा दे दिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हो, ये आंदोलन जनजातीय आंदोलन के रूप में ही है। मैंने बस उनको इसलिए बताया कि कई बार बच्चे है ना कि पूरा डीप में नहीं पढ़ते। अब आपने डीप में पढ़ा गीता, तो आपको पता है कि नागो और मिजो आंदोलन, यानी कि मिजो यानी कि मिजोरम के लोगों के द्वारा किया गया, नागा का नागालैंड के द्वारा किया गया आंदोलन था। तो इस रूप में अगर आपको नहीं पता, हर एक पर्टिकुलर एक टॉपिक पॉइंट नहीं पता, तो आप उसे छोड़ो मत, बस इस तरीके से करके आओ घुमा फिरा के कि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ क्वेश्चन ने यही पूछा था, बच्चे ने आंसर सही जवाब दिया, ठीक है। अगर आप आंसर एक्सप्लेन कर देते हो कि हाँ ये मिजो है, नागा है, तो उसमें क्या आपको अच्छे और मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताओ। अभी तो क्वेश्चन ये डियर, अभी क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आए हैं। मैं थोड़ा स्पीड करके चलो, कोई दिक्कत है? क्योंकि देखो, अगर हम एक एक टॉपिक को अच्छे से बिल्कुल क्लियरिफाई करें ना, तो हमारा क्लास बहुत लंबा जाएगा, अभी भी 1.5 घंटे से ऊपर चला जाएगा, और आप लोगों के पास इतना भी टाइम होगा नहीं, ठीक है। बाकी अगर देख लो, मैं रियल बता रहा हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट को मैं रियल बता रहा हूँ कोई डाउट हो क्वेश्चन, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पे सेव सेव करके मेरे को मैसेज या फिर लाइक कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है।
हाँ, लेकिन मैसेज करना तो अपने नेम प्लस में अपने सब्जेक्ट कोड के साथ मैसेज करना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भारत में प्रधानमंत्री। देखो भारत में प्रधानमंत्री के बारे में बताना कुछ ज्यादा लाजमी नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपका देखा जाता है कि प्रधानमंत्री आपका मुखिया माना जाता है भारत के संविधान के अनुसार। तो आपका देखा जाता है कि जो मंत्रिमंडल है या फिर बोल सकते हैं राष्ट्रपति है, इसके सलाह मशवरा के साथ ही आपके हर कार्य को करने का जो प्रावधान है वो आपका प्रधानमंत्री के द्वारा ही देखने को मिलता है। कि प्रधानमंत्री से सलाह लेकर ही आपका देखने को मिलता है कि ये दोनों वर्क करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री ही यहाँ पे सर्वोपरि माना जाता है। प्रधानमंत्री का जो स्वरूप है वो अत्यधिक रूप में शक्तिशाली माना जाता है। प्रधानमंत्री ही आपका देखने को मिलता है कि किसी भी तरीके से बोल सकते हो कि आपका निष्कासित करना या फिर बहिष्कार करने की व्यवस्था में प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सिंपलीफाई में आप लोग अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग लिटिल बिट पढ़ सकते हो। ज्यादा इसमें ब्रीफ अगर मैं करवाऊं तो फिर टाइम लग जाएगा, तो हम इसे हर एक टॉपिक को आप लिटिल बिट करते करते चलते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। अब इसमें नियुक्ति की बात कर लेते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री को किस तरीके से चुना जाता है, किस तरीके से आपका बोल सकते हो कि चुनावी व्यवस्था होती है। तो ये सारी बातें आपका नियुक्ति प्रणाली के रूप में आ जाएगा। तो ये सारा आपका क्वेश्चन नंबर 10 में कवर हो जाएगा। अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति होगा ना। तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति जो कि आपका देखने को मिलता है कि वित्तीय शक्ति का मतलब क्या होता है, वित्तीय का मतलब क्या होता है, एनीवन गेस? ये पता नहीं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, रियली बता रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन से मेरे को नहीं लग रहा कि रिलेट कर रहा है। विधायी शक्तियां हैं, ठीक है। तो विधायी शक्तियां में ये देखने को मिलता है कि विधानमंडल के जो व्यवस्था है, जो आपके देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति का जो जो निर्णय लेता है, या फिर बोल सकते हो राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो विधायिका का रूप में करता है, ठीक है। यानी कि विधायिका के द्वारा आपका कार्य करवा रहा है। विधायी शक्तियां का मतलब ये है कि विधायिका जो आपका देखने को मिलता है कि दो रूप में देखने को मिलता है। कि विधायिका का रूप है जो आपका विधानमंडल के रूप में देखा जाता है। विधानमंडल की बात की तो लोकसभा और राज्यसभा की देखने को मिलता है। और इनका जो अध्यक्ष रूप में माना जाता है कि आपका राष्ट्रपति माना जाता है। और इसकी विधायी की बात कर लीजिए तो विधानमंडल का जो व्यवस्था और जो चलाने का कार्यक्रम है वो आपका राष्ट्रपति को सर्वोपरि माना जाता है। अगर इसके ऊपर भी बात कर लीजिए तो इसके ऊपर भी आपका बोल सकते हो प्रधानमंत्री आता है, ठीक है। लेकिन हमें इससे पहले आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे अध्यक्षता के रूप में देखने को मिलता है कि वो आपका कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन एक बोल सकते हो कि मुखिया के रूप में कार्य कौन करता है, वो आपका प्रधानमंत्री करता है। अध्यक्षता बस राष्ट्रपति करता है, मुखिया आपका होता है प्रधानमंत्री, क्लियर है। तो इसकी सबसे विधायिका आपके कानून गवर्न कानून करना या ठीक है, वो आपका विधायी का कार्य करता है। लाइक डेट बिल बिल पास करना या फिर किसी भी निर्णय पर कानून बनाना वो आपका विधायी का कार्य करती है, यानी कि विधानमंडल या फिर विधायिका, ठीक है। देखो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आपको यही देखने को मिलता है कि विधानमंडल को जो चलाने का कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि एक अध्यक्ष के रूप में किया जाता है। लेकिन अध्यक्ष के रूप की बात कर ले तो यहाँ पे जो मुख्य रूप में आपका मुखिया कहलाता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के सलाह मशवरा के साथ ही आपके बोल सकते हो राष्ट्रपति को विधायकी के रूप में कार्य करवाने का जो काम है वो आपका राष्ट्रपति करता है। और इसकी शक्तियों की बात कर लेते हैं तो विधायी शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। कि यहाँ पे विधानमंडल को जो चलाने का काम है वो मेन मोटिव से आपका देखा जाता है कि राष्ट्रपति बखूबी रूप में करता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है?
देखो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति तथा इसके क्षेत्र अधिकार की वर्णन करना है, ठीक है। तो सिंपलीफाई में ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। जैसे कि मैंने ये पहले ही कल ही क्वेश्चन बता दिया कि सर्वोच्च न्यायालय देखा जाता है कि आपका बोल सकते हो कि इसका कोई भी व्यवस्था नहीं होती, इसके अलावा और कोई बोल सकते हो कि और कोई नहीं होता, ठीक है। कहने का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसे इसके पास पावर है कि उस अपने पावर के ऊपर उसका कोई भी शक्ति नहीं है। कोई भी, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री हो गया, चाहे आपका राष्ट्रपति हो गया, चाहे आपका बोल सकते हो विधायिका हो गया, चाहे कोई भी, अगर सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला सुना चुका है उसके फैसला को कोई भी बदल नहीं सकता, उसके फैसले को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब उस सिचुएशन में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला लिए जा चुके हैं उन फैसलों को निष्कासित भी नहीं किया जाता। निष्कासित का मतलब होता है कि उसे रोका भी नहीं जा सकता। अगर वो फैसला जो सुना दिया उसे मानना पड़े। एग्जाम्पल के रूप में आपको राम मंदिर ये बोल सकते हो प्रधानमंत्री के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जितने भी बीजेपी सरकार के द्वारा बनाने का प्रावधान था। ये चाहते थे कि राम मंदिर बने, ठीक है, लेकिन क्या बना पाए? नहीं बना पाए ना। वो कौन फैसला सुना? सर्वोच्च न्यायालय सुनाने के बाद ही, यानी कि सबसे जो मुखिया है सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला सुना दिया उसके फैसले को मानना आवश्यक रूप में आपका बोल सकते हो कि आप चाहे जोर जबरदस्ती समझो, चाहे आपका बोल सकते हो कि जबरदस्ती समझो या फिर जोर जबरदस्ती समझो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां होती है उसके ऊपर किसी भी व्यवस्था का कोई रूप नहीं देखने को मिलता। उसके ऊपर कोई भी लोग या फिर कोई भी सरकार नहीं होती, ठीक है। क्लियर रूप में ये आपका कट, ठीक है, क्लियर है। अगर इसके शक्तियों की बात कर लेते हैं तो देखो सर्वोच्च न्यायालय क्या है ना, अलग अलग प्रावधान में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना विकास करने में भी सक्षम हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अगर चाहे तो सिंपलीफाई में क्या है कि अगर इसने जो फैसला सुना दिया वो हमारे संविधान में वर्णन किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आखिरी फैसला माना जाए। अगर इसने जो भी फैसले सुना दिए, चाहे आपके कोई भी, देखो सर्वोच्च न्यायालय ना वो कानून व्यवस्था के रूप में भी फैसला सुना सकता है। अगर मान लो कि लोकसभा में, राज्यसभा में कोई बिल पास हो गया, ठीक है, पास हो गया, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे भारत संविधान के लोगों के द्वारा आपका देखा गया कि उसको विरोध किया गया, विरोध किया जाने लगा। अब उस सिचुएशन में ये बताओ कि सर्वोच्च न्यायालय जो अपना फैसला सुनाएगा उसको कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी निष्कासित नहीं कर सकता। अब उस सिचुएशन में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की जो अंतिम फैसला या फिर अंतिम जो बोल सकते हो कि पावर है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय ही माना जाता है। क्लियर हो गया? परामर्श क्षेत्र अधिकार, देखो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श क्षेत्र अधिकार ये होता है कि पहली बात है कि सलाह व्यवस्था यानी कि सलाह विमर्श का इसका क्षेत्र अधिकार होता है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो बात कर ली जाए तो ये क्या करता है कि जो हमारे जो आम नागरिक है उन नागरिकों का एक प्रावधान देता है, उनको बोल सकते हो कि उनको राइट्स देता है कि वो अपने बोल सकते हैं पदाधिकार की अवस्था में वो न्यायालय की व्यवस्था को पकड़ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पद पर कोई भी विराजमान होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अपने पद के अनुसार हम उस सर्वोच्च न्यायालय पर अपने प्रावधान की बात कर लेते हैं, उनके क्षेत्राधिकार की बात कर लेते हैं। तो ये आपका हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है, हर एक सोसाइटी, हर एक बोल सकते हो कि व्यवस्था के रूप में सर। चलिए अब अगले टॉपिक पे। तो आपने पूछा था सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, पूछा था कि इसके क्षेत्राधिकार की बात कर लेते हैं। तो देखो इसके क्षेत्राधिकार, देखो मैंने बोल दिया ना कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर ही है। तो ये क्या बोलता है कि ये आपके सहकारी व्यवस्था यानी कि जब सलाह व्यवस्था के रूप में यानी कि सलाह यानी कि गाइडेंस जो देता है, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय इन दोनों न्यायालय को गाइडेंस देता है, ठीक है। अब उसके बाद मौलिक क्षेत्राधिकार भी आपका देखा जाता है, रीट क्षेत्राधिकार भी देखा जाता है, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब बोल सकते हो आपातकालिक क्षेत्र अधिकार भी आपका देखा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति में देखने को मिलता है। तो ये क्षेत्र अधिकार अगर हम इन्हीं को टॉपिक को एक्सप्लेन करें, बाकी एमडी आप एक बार सेल्फ स्टडी कर लेना क्योंकि हमारे पास टाइम अब कम रह चुका है, ठीक है। ठीक। नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ना कि सर्वोच्च न्यायालय हर एक क्षेत्र, चाहे आपका बोल सकते हो मौलिक अधिकार
आधिकारिक व्यवस्था में, रीट के आधिकारिक व्यवस्था में, आपका बोल सकते हो सलाह मशवरा की व्यवस्था में, वो आपका देखा जाता है कि पारदर्शिता की व्यवस्था में भी आपका सर्वोच्च न्यायालय का देखने को मिलता है रूप क्षेत्राधिकार। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? बहुदलीय प्रणाली। जहां पर सीधी सीधी बात बोले जाए तो यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, बहुदलीय प्रणाली क्या होता है। तो सिंपलीफाई में बोलूँ ना कि बहुदलीय यानी कि यहाँ पर एक दल ना होके बहुत से दल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका देखा जाता है कि बीजेपी बीजेपी भी एक दल है। ठीक है, कांग्रेस भी एक दल है, या फिर पार्टी बोलो दल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि बहुदलीय प्रणाली जिसके अंतर्गत एक दल का व्यवस्था ना होके अलग अलग दल की व्यवस्था या फिर स्थितियां पाई जाती है, उनके अनुसार ही सरकार या फिर पार्टियों की व्यवस्था निर्माण किया जाता है, उनके अनुसार ही सरकारी व्यवस्था को चलाने का कार्य किया जाता है, उन अनुसारी व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने का भी कार्य उनके द्वारा ही किया जाता है। तो ये आपका बहुदलीय प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जहां पर पूर्ण रूप से एक दल ना हो कि विपक्षी दल भी हो, आपका बोल सकते हो कि जो सत्ता में बरकरार हो वो दल भी देखा जाता है, और आपका देखा जाता है अलग अलग पार्टियों का। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।